Hello friends, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav, and in today's interview we have Deepak Verma with us, who had scored All India rank 13 in CDS OTA entry. He was a serving Navy soldier, and he prepared for his CDS exam along with his service. The interesting thing about his journey was that it was his last and the only attempt, and he got the recommendation. And he went through a civilian entry. It's a very unique and different story. One thing I'm damn sure about this interview that you will get to see clarity of thoughts and the firm determination toward his goal. I'm sure you will get to learn a lot from this journey. So without any further delay, let's get back to the video. Deepak, welcome to the platform, and I'm really very happy to have you here. And iske piche, there are a couple of reasons. Firstly, I start with congratulating you for scoring All India rank 13 in CDS OTA, जहाँ पे men के अंदर भी there is a lot of competition. And secondly, it was your first and the only attempt. आपने civilian entry से recommendation लिया है, उसके बाद मतलब आपने written भी clear किया है, SSB भी clear करा है, medicals भी clear करा है, and then you have made it to the merit list. थर्ड थिंग इज दैट जनरली एक लोगों को एक हमेशा प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट को लेके, एंड यू वर ऑलरेडी सर्विंग इन इंडियन नेवी, एंड उसके साथ प्रिपरेशन करना इट बिकम्स अ रियली बिग चैलेंज. तो मुझे लगता है कि लोग आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं इस इंटरव्यू के बाद. सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, व्हाई आर्म फोर्सेस, एंड अब तक की आपका सफर कैसा रहा? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम. मैंने 2016 में इंडियन नेवी ज्वाइन किया था. मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैक्सिमम बंदे आर्म फोर्सेस में जाना प्रेफर करते हैं. मैं सेकंड जनरेशन फौजी हूँ मेरी फैमिली का. मेरे दादाजी भी आर्म फोर्सेस में थे. मेरे कजन्स हैं वो भी आर्मी में ही है. तो मुझे पहले से ही फिक्स था कि मुझे जाना तो आर्म फोर्सेज में ही है. जब मैं अपनी 12th कर रहा था उसके बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑप्शंस थे मेरे पास. तो मैंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम दिए थे उस टाइम पे, और चार एग्जाम दिए, चारों ही क्लियर हो गए थे. नेवी की ज्वाइनिंग पहले आ गई थी तो मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया था पहले. बट उस टाइम पे मेरे को एज ए सोल्जर और एज ए ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है, उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वर्क एरिया क्या होता है, वो तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे. बट मैंने नेवी में ज्वाइन किया, 1-2 साल सर्व किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं एज ऑफिसर लाइक सर्व कर सकता हूँ. बट मेरा इशू था कि मैं कम्युनिकेशन मेरा अच्छा नहीं था इंग्लिश में, तो मेरा लैक हो रहा था. तो मैंने मेरे सीनियर ऑफिसर से डिस्कस किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि या तो आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर लो या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर लो. तो इनिशियल सर्विस में मेरी फील्ड पोस्टिंग थी, तो वहां पे इतना टाइम मिलता नहीं था. तो मेरे 3-4 साल, फिर मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया मेरा. तो फिर जैसे मेरा फील्ड पोस्टिंग से हट के ऑफिस जॉब आया, तो मैंने अपनी स्टडीज बूस्ट कर दी थी वहां पे. मेरे इनिशियली मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम से हो सकता है, तो मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल था. बट टाइम के साथ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश इंप्रूव हो गया, और 2022 में मेरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का अटेम्प्ट हो नहीं पाया क्योंकि फैमिली में कुछ मेडिकल कंसर्न्स हो गए थे. तो उसके बाद मैंने सोचा अभी 1 साल और वेट करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि सीडीएस का अटेम्प्ट देते हैं. तो सीडीएस का ज्यादा डिफरेंस है नहीं सिलेबस में, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चंस भी सेम ही आते हैं, पैटर्न सेम ही है. तो फिर मैंने वो उसके लिए अच्छे से सीडीएस के लिए फोकस किया. 6 महीने का डेडिकेट प्रिपरेशन थी सीडीएस के लिए. फिर एग्जाम दिया, एग्जाम काफी अच्छा हुआ था. एग्जाम क्लियर होते ही फिर पूरा फोकस एसएसबी पे कर लिया था, और एसएसबी भी काफी अच्छा गया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. राइट. जैसे दीपक आपने कहा कि रिटन प्रिपरेशन सिलेबस क्वाइट सिमिलर है और बहुत सारी चीजें, बट कई लोग डेडिकेटेडली सीरियस ओटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एंड जितना टाइम कई लोग तो डेडिकेटेडली ही टाइम पूरा डेडिकेट करते हैं कि हाँ रिटन को फोकस करना है, फिर एसएसबी पे फोकस करना है. दे आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, सो टाइम की उनके पास इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस स्ट्रैटेजी या उनकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम को लेके काफी मेरे को लगता है वहां पे उनको प्रॉब्लम आती है. तो व्हेन इट कम्स टू सीरियस एग्जाम, आपने किस तरह से चीजों को प्रायोरिटाइज किया था? क्या आपका डेली रूटीन था, और आप किस तरह से चीजों को कितना रिवीजन करते थे? थोड़ा सा आप रिटन के बारे में बताइए. रिटर्न एग्जाम के लिए मैंने 3 चीजों पे फोकस किया था. फर्स्ट एनसीईआरटी, सेकंड मेरा रिवीजन, और थर्ड पीवाईक्यूज, जो पैटर्न चल रहा है सीडीएस एग्जाम का. तो मैंने इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया था. एक्चुअली प्रिपरेशन में सीएपीएफ की कर रहा था, तो जितने भी मेरा सिलेबस था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले कवर कर लिया था. मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि जो हरियंत वाली एक बुक है वो काफी रहती है सीडीएस एग्जाम के लिए, बट वो मैंने कभी पढ़ी नहीं. मैंने पहले पहले सीएपीएफ के लिए सिलेबस पढ़ रखा था. तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट थी बाकी लोगों से, और मैंने थोड़ा डेप्थ में पढ़ लिया था. यही रीजन था कि मेरा जीएस का स्कोर वगैरह सब अच्छा था. तो अभी मैंने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया था, और जो रेफरेंस बुक हैं उन पे ज्यादा फोकस किया था. इंग्लिश के लिए इंग्लिश में जो पोर्शन होता है 120 क्वेश्चन होते हैं,
तो हम्म उसमें 40 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आते हैं, 40 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, और 40 क्वेश्चन आते हैं आपके वोकैब से रिलेटेड। हम्म तो वोकैब के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर को प्रेफर किया, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करता था। इससे मेरा जीएस भी, करंट अफेयर्स वगैरह भी अच्छे हो गए, साथ में मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हो गई। हम्म और ग्रामर के लिए टॉपिक देख लिए, प्रीवियस ईयर से कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम्म उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस यूट्यूब पे सर्च किए। दो तीन चैनल अच्छे अच्छे, जैसे तरुण ग्रोवर सर है और एक अमन बैल सर है, उनके वीडियोस देख लिए थे, उनसे टॉपिक क्लियर हो गए। एसपी बख्शी बुक आती है इंग्लिश की, तो हाँ, उनसे थोड़े कॉन्सेप्ट और डेप्थ में पढ़ लिए थे। हम्म, इंग्लिश तो मेरी ऐसे कवर हो गई थी। ठीक है। और जीएस में आते हैं तो जीएस में भी 120 क्वेश्चन आते हैं। हम्म 30 क्वेश्चन साइंस पोर्शन से आते हैं, 20 पॉलिटी के, 20 ज्योग्राफी के, 20 हिस्ट्री से रिलेटेड, राइट। 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और 10 to 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं। कुछ बाकी बच गए वो रैंडम क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं जैसे मैं मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने मैक्सिमम फोकस उसी पे किया था। साइंस मैंने काफी अच्छी कर ली थी। साइंस के लिए मैंने कंप्लीट 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, वो बिल्कुल। मेरा अच्छा हो गया था। हम्म और पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ ली थी। हम्म ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटीज हैं। हम्म ज्योग्राफी के 3 पोर्शन होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वो राइट। आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। हम्म और हिस्ट्री के लिए था, हिस्ट्री काफी बहुत बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का, तो हम्म लोग मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। बट मैं पहले सीएपीएफ के लिए पढ़ रहा था, तो मैंने रिदम में था मेरा हिस्ट्री का, तो बिल्कुल। स्पेक्ट्रम की बुक से पढ़ लिया था हम्म हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया, क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं। राइट राइट। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के लिए क्या किया था कि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था नहीं, तो मेरे हम्म को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता था, और लोग उसको अवॉइड भी करते हैं इकोनॉमिक्स, बट अवॉइड हम्म हमें करना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के 5-7 साल के क्वेश्चंस हमने देख लिए, उनके टॉपिक बना लिए, आप उन टॉपिक्स के वीडियोस देख लो। छोटे हम्म छोटे टॉपिक है, 15-20 टॉपिक है, वो कर लो आप। प्लस में आप इकोनॉमिक सर्वे हर साल जो आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिलीज करती है, वो पढ़ के चले जाओ। हम्म लास्ट सेंसस जो हुआ था अभी 2011 वाला ही हो रखा है, आप हम्म उसके की हाइलाइट्स पढ़ के जाओ। प्लस में बजट के हाइलाइट्स पढ़ लो आप। तो आप हम्म ये कवर कर लोगे तो इकोनॉमिक्स के 5 to 7 क्वेश्चन आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं अच्छे से। हम्म और रही बात करंट अफेयर्स के मैंने सीडीएस जर्नी से हैं, तो मैंने वहां से मेरे राइट। करंट अफेयर्स बताना। कवर किए थे, हम्म तो वो काफी अच्छा कवर कराते हैं, तो मेरे करंट अफेयर्स भी काफी अच्छे हो गए थे। अब हम्म हमें एग्जाम के टाइम पे ये फोकस रखना है कि हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। बिल्कुल। अभी जैसे आप टारगेट लेके चलते हो, जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हुआ, इंग्लिश में अपना 80 का स्कोर टारगेट रखें। और हम्म जो हिंदी मीडियम से, जैसे मैं था, तो 65 to 75 के बीच में अपना स्कोर का टारगेट रखें, तो इंग्लिश में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। जो बिल्कुल। बंदों को प्रॉब्लम होती है वो जीएस वाले में होती है। हम्म सीडीएस की जो कट ऑफ जाती है जनरली 100 ± 5 के आसपास रहती है। हम्म एक बार ही 107 गई थी, आई थिंक 2021 के एक एग्जाम में गई थी। हम्म बाकी 105 के आसपास ही रहती है। तो हम्म आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं इंग्लिश में तो 70 स्कोर कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट जीएस वाले में मेरे को 35 मार्क्स या 40 मार्क्स लेके आना है, मेरे इजीली क्लियर हो जाए। बॉयज का हो जाता है, गर्ल्स में थोड़ी इश्यू होता है क्योंकि उनकी मेरिट काफी हाई जाता है, बिल्कुल। बट बॉयज में इजीली हो जाता है। तो हम्म आपको 35 मार्क्स लेके आने हैं, उसके लिए आपकी 50 क्वेश्चन सही होनी चाहिए। अब वो टारगेट बना के चलो, 70% आपकी एक्यूरेसी रखते हो आप अपने एग्जाम में, तो आपको 70 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 50 सही हो जाएंगे, 35 के आसपास का स्कोर हो जाएगा, तो आप क्लियर कर सकते हो एग्जाम। तो हम्म आपको देखना है आप किस किस में वो अटेम्प्ट करने वाले हो 70 क्वेश्चन, वो राइट। आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब हम्म कुछ कुछ होता है कि किसकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है कुछ बंदों हम्म की, उसको कैसे रिजोल्व करें। उसके लिए आप जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो हम्म एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम आपको सही आ रहे हैं, आपने राइट। ऑमर शीट में भर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, आप हम्म उन पे हल्का सा कट मार्क लगा दो, इनको मेरे को नहीं देखना है। हम्म और आप उस टाइम पे देखो, जब आपका जितने आपको अच्छे से आते हैं, आपने कितना स्कोर, आपने 70 का टारगेट लेके आप 70 हो गए, तो आप जो डाउट वाले क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट मत करो। अगर कम पढ़ रहे हैं तो फिर डाउट वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, कुछ हम्म जो आपको श्योर है ना उन्हीं पे अटेम्प्ट करो। ऐसे करके आपकी स्ट्रेटेजी होनी, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। तो मैंने इसी को फॉलो किया था। राइट। दीपक, अब जो आगे वाला डिस्कशन है जो भी हम एसएसपी के रिगार्डिंग करेंगे, मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगी। बहुत ऐसे कम इंटरव्यूज होते हैं या बहुत ऐसे कम लोगों से इंटरेक्शन हो पाता है दीपक, जिनकी ऑब्जर्वेशन और जो क्लैरिटी है पूरे प्रोसेस को लेके वो काफी अच्छी हो। तो मेरे को लगता है कि मेरे को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। स्टार्टिंग में द प्रिपरेशन, क्या आपने रिटर्न के साथ एसएसबी का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था या रिटर्न क्लियर होने के बाद आपने प्रिपरेशन शुरू किया? एंड जो आप आफ्पा गए थे बट उससे पहले भी आपने चीजों को ब्रश अप किया है, उस टाइम पे क्या किया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट आफ्पा? काइंडली शेयर दैट। नहीं, मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन एग्जाम के बाद ही की थी, पहले कुछ नहीं किया था ओके। मैंने। पहले आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो पहले उसी पे फोकस रखो, बाद का पहले बाद में देख लेंगे।
पहले हम्म, प्राइमरी फोकस आपका एग्जाम है, तो पहले एग्जाम क्लियर होना चाहिए। राइट। एग्जाम आपका क्लियर हो गया, तो हम्म, जब सीडीएस ओटीए के लिए होता है आपको 5 to 6 मंथ मिल जाते हैं इजीली। राइट। एसएसबी के लिए, हम्म, आईएमए वालों के लिए 3 मंथ या 2.5 मंथ्स मिलते हैं। बट हम्म, उसके लिए आपको ओटी के लिए 5 to 6 मंथ होते हैं, मोर देन इनफ है, ये काफी टाइम आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अब बिल्कुल। मेरे को इशू हुआ था स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन का, हम्म, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं। तो राइट। मेरे को सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग के 1 2 मंथ उसी पे मैंने फोकस किया था। मैंने हम्म, अपने सीनियर से, मेरे ऑफिसर से मैंने इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। मेरे को थोड़ा हेजिटेशन मेरा हटा, और प्लस में कॉन्फिडेंस आने लगा। इसमें मेरे सीनियर से लेफ्टिनेंट कमांडर ऋत्विक घोष सर और हम्म, शेट्टी सर, उन्होंने हम्म, मेरी काफी हेल्प की थी। मेरे राइट। डिपार्टमेंट ने मेरी काफी हेल्प की, तो मैंने कम्युनिकेशन ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव कर लिया। न्यूज़पेपर रीडिंग भी मेरी चली रही थी। हम्म, उसके बाद कुछ मॉक इंटरव्यूज मैंने देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एसएसबी में। राइट। तो वो देख लिए उनके, फिर मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बना ली, 30 40 क्वेश्चन लिख लिए। आपकी हम्म, पर्सनल डिटेल्स क्या क्या पूछ सकते हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स क्या क्या पूछ सकते हैं, आर्मी हम्म, से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो हम्म, ऐसे करके मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली। तो मेरा इंटरव्यू का पोर्शन मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था आपका जाने से पहले। राइट। उसके बाद और फिर जीटीओ के में जितने भी ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट होती है, तो हम्म, उसके भी जो मटेरियल है वो नोट्स बना लिए थे मैंने टॉपिक से रिलेटेड। वो हम्म, प्रिपेयर करके गया था, फिर मैं आफ्पा में गया था। हम्म, आफ्पा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था मेरे को। एक तो मैं काफी एक्साइटेड था कि बाहर सिविल के बंदों से जाके मिलूंगा, क्लासरूम का 7 8 साल बाद किसी क्लासरूम में बैठूंगा, तो मैं काफी एक्साइटेड था उस चीज के लिए। तो हम्म, वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, आपको लगेगा नहीं आप किसी यहाँ पे पढ़ने के लिए, आप लगेगा कि लाइफ जीने आए हो। 15 दिन मेरे वहाँ पे काफी काफी अच्छे निकले थे। और हम्म, आफ्पा का जीटीओ बहुत ही अच्छा है। मैं हम्म, बेसिकली जीटीओ के जो ग्राउंड टास्क होते हैं वही उसी के लिए गया था। बाकी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बट जीटीओ के आप ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते। तो राइट। जीटीओ के लिए मैं गया था बेसिकली वहां पे। तो जीटीओ के जो नटराजन सर के 5 थंब रूल्स हैं, वो हम्म, बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। तो मेरा जीटीओ मैंने वहां पे काफी अच्छा कर लिया था। मेरे को ओके। साइक में थोड़ा इशू हुआ था। हम्म, साइक को मैंने आपका से आने के बाद फ्रेंड्स वगैरह से भी सजेशन वगैरह लेके हम्म, फिर मैंने साइक का इम्प्रूवमेंट किया था। 1 महीना बचा था मेरे को आपका आपका से आने के बाद। एक हम्म, महीने में 30 डेज में मैंने 30 के 30 फुल साइक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे मैंने। अरे वाह। और जैसे, हाँ, उससे फिर मेरा साइक भी इम्प्रूव हो गया, और साथ के साथ मेरा पर्सनल इंटरव्यू के फ्रेंड्स वगैरह मॉक इंटरव्यू लेते रहते थे, मैं उनका ले लेता, वो मेरे इंटरव्यूज ले लेते। एक प्रहलाद सिंह शेखावत है मेरा, काफी अच्छा फ्रेंड था, आफ्पा में बना था। तो हम्म, उसने मेरी काफी हेल्प की थी, वो रिपीटर था, तो उसने काफी हेल्प की थी। उसने बताया कि कैसे कैसे प्रोसेस का भी अच्छे से बताया था। हम्म, और फिर एक दूसरे की हेल्प से और ग्रुप में डिस्कशन वगैरह करके अच्छी सी प्रिपरेशन हो गई थी मेरी। ओके। दीपक, अब थोड़ा स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस करूंगी कि स्क्रीनिंग आपको पता है कि एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, बिकॉज अगर आप स्क्रीनिंग ही नहीं हो पाए तो फिर सारी प्रिपरेशन एक साइड हो जाएगी, आप प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो ओआईआर हो, पीपीडीटी हो, और नरेशन हो या ग्रुप डिस्कशन हो, उसको लेके मुझे लगता है आपकी ऑब्जर्वेशन काफी यूनिक है। एंड जो जो चैलेंजेस आप मुझे बता रहे थे आपने फेस किया, जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वॉइस मॉड्यूलेशन जो आपने बोला था कि जब आप नरेट कर रहे थे तो सभी लोग ध्यान दे रहे थे कि हु इज दैट पर्सन हु इज नरेटिंग। सो बहुत सारी जो कॉमनली प्रॉब्लम्स है जो सब फेस करते हैं, कहीं ना कहीं आपने उन पे काम किया है। तो स्क्रीनिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड टिप्स क्या होंगे आपके? स्क्रिप्ट, हाँ, स्क्रीनिंग मेरा अच्छा हो गया था, क्योंकि हम प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे थे ग्रुप में, आसपास से जो फ्रेंड्स बने थे, तो हम्म, वहीं से हम प्रैक्टिस तो करे। तो स्क्रीनिंग में पहले आपका ओआर टेस्ट होता है। ओआर टेस्ट के लिए एसएसबी क्रैक के 20 सेट हैं टेस्ट के। ओके। तो वो मैंने पढ़े थे अच्छे से, 10 12 दिन में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो जो ओआर टेस्ट है वहां से आपका अच्छा हो जाएगा। आपको वहां पे स्कोर करना ही करना है, आप वहां पे, या आपके खुद का काम है। जो स्क्रीनिंग होती है 75% आपके हाथ में होती है, 25% जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपको 75% में आपको खुद को वहां पे परफॉर्म करना ही करना है। राइट। ओआर आपको अच्छे से करना है। जब आपको इमेज दिखाई जाती है वहां पे, तो 30 सेकंड्स दिए जाते हैं। 30 सेकंड्स काफी होते हैं, अगर आपने पहले प्रैक्टिस करके गए हो तो आप देखोगे, आपको स्टार्टिंग में काफी हेज से पिक्चर होगी, आप समझ नहीं आएगा, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे इमेज खुलने लगेगी आपको, और कुछ भी साइड में दिखने लगेगा, कितने कैरेक्टर्स हैं, एज क्या है उनके, मूड क्या है, क्या राइट। अटायर्स क्या क्या है उनके। आप 30 सेकंड अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो। आप उस टाइम ये मत सोचो कि मैं एक्शंस क्या लिखूंगा। वो 4 मिनट्स आपको जो बाद में दिए जाएंगे वो काफी होते हैं। आप पहले प्रैक्टिस करके जाओगे, 3 मिनट में आप अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेते हो। राइट। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं ना, उस टाइम पे सिर्फ आपका काम है ऑब्जर्वेशन का। उस टाइम पे लिखना स्टार्ट मत करो आप, या सोचना मत स्टार्ट करो क्या क्या एक्शन। आप ऑब्जर्व करो क्या क्या है इमेज में। राइट। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप अच्छे से स्टोरी बना लोगे। काफी राइट। कभी क्या क्या होता है, लोगों का परसेप्शन डिफरेंट, हर बंदे अपना इमेज तो कोई हाई लेवल बना देता है, कोई लो लेवल बना देता है।
लेकिन आप जो भी लिख रहे हो उसमें एक्शन ओरिएंटेड स्टोरीज होनी चाहिए। आप पिक्चर को डिस्क्राइब मत करो, आप उसमें अच्छे अच्छे एक्शंस डालो। जो एक लगना चाहिए, जो पढ़े एसेसर पढ़े तो उसको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ इसने कुछ एक्शंस डालने हैं उसमें। वो हो गया। जब नरेशन की बात आती है तो नरेशन तो आपका दमदार होना ही चाहिए। आपको 10 to 15 मिनट्स मिलते हैं जब आपने स्टोरीज लिख के आपने जो वो पेपर था आपसे ले लिया, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स देंगे आपको रिलैक्स होने के लिए, उसके बाद नरेशन और डिस्कशन स्टार्ट होता है। उस 10-15 मिनट में आप अपनी बुलेट पॉइंट्स जो आपकी स्टोरी के वो आप रिवाइज करते रहो। लोगों से उस टाइम पे कम इंटरेक्ट करो, बाद में जब स्क्रीन हो जाओगे तो फ्रेंड्स बना लेना। बट पहले के टाइम पे 10 मिनट में कंपलसरी है कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करते रहो। एक दो बार आप मन ही मन में आप नरेशन देते रहो अच्छे से। और जब नरेशन स्टार्ट होता है आपको, तो उस टाइम पे अगर आपका बाद में चेस्ट नंबर वगैरह है तो पहले सबकी आप स्टोरी आराम से सुन लो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर 15 बंदे ग्रुप में है तो 3-4 बंदों की स्टोरी आपसे रिलेटेड आप जैसी सेम सेम बनती है। राइट। तो आप उनकी अगर स्टोरी सुन रहे हो तो क्या पता आपने जो पॉइंट ऐड नहीं किए उन लोगों ने ऐड कर रखे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आप उनको रिवाइज उनको बता सकते हो दोबारा से। तो आपको वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका वो। आपकी जब बारी आती है आपको हैंड मूवमेंट नहीं करने, एकदम कंट्रोल हैंड मूवमेंट रखने हैं। और अच्छे से वो करना है, नरेशन अच्छे से करना है। जब मैंने नरेशन दिया था तो मेरा वॉइस काफी अच्छी वो था, लाउड वॉइस था। और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ मैंने किया था, तो जो बंदे धीरे धीरे, क्योंकि सभी फ्रेशर थे मेरे ग्रुप में, तो बंदे कुछ डरे हुए भी थे। लेकिन जब मैंने बोला ना तो सभी एकदम से ऐसे चौंक गए थे और काफी वो इम्प्रेस हो गए थे। जीटीओ सर भी और बाकी बंदे भी इम्प्रेस हो गए थे जब उसके टाइम पे। नरेशन का काम आपको अच्छे से करना है। आपने 75% आपने परफॉर्म कर दिया, अब ग्रुप डिस्कशन की बारी आती है तो फिश मार्केट बननी ही बननी होती है। कितने भी आप सोच लो कि हम नहीं करेंगे, बट बन ही जाती है उस डिस्कशन टाइम में। आप हल्का सा गैप ढूंढो, उसमें अपने पॉइंट्स बीच बीच में डाल, गैप में ना अपने अपने पॉइंट्स ऐड करते रहो। अच्छे पॉइंट्स ऐड करना। कई बार क्या होता है आप अपनी स्टोरी पे इंसिस्ट करते हो, वो अगर नहीं अच्छा लग रहा है ग्रुप के लोगों को तो आप छोड़ दो, अपनी स्टोरी पे ज्यादा फोकस मत करो। जो ग्रुप जिस स्टोरी के साथ जा रहा है ना उसमें आप अपने पॉइंट ऐड कर दो। आप तो जो असेसर होते हैं ना वो आपको नोटिस करेंगे ये चीज आपकी, आप ये ग्रुप के साथ चल रहे हो। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ये है कि आप ग्रुप को आगे लेके चल रहे हो। अपने आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खत्म हो गया नरेशन तक, अभी आपका ग्रुप की बारी है। अब ग्रुप में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे आप पॉइंट्स वैल्यू एडिशन करो पॉइंट्स का। और मैंने यही फॉलो किया। वैसे स्क्रीनिंग काफी वेग है, अच्छे अच्छे जो प्रीवियसली रिकमेंडेड वो भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं। बट आपका 75% आपके हाथ में है, वो आप अच्छे से परफॉर्म करना ही करना है आपका। तो मैंने यही फॉलो किया था और मेरा काफी अच्छा चला गया था। दीप, अगर मैं बात करूं स्टेज 2 टेस्टिंग की, जहां पे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप अपना इनपुट्स दे देते हो पर आपको पता नहीं है कि किस बेसिस पे आपको एनालाइज किया जाएगा। तो हम अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि हमें इस तरह से स्ट्रैटेजी करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, या हम अपनी थीम किस तरह से बनाएंगे। तो जब आप वो में डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी टीएटी को लेके, एंड सेम गोज फॉर एसआरटी, एसडी एंड डब्ल्यूएटी। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी टीएटी को लेके, तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि टीटी के पे थोड़ा सा हम ज्यादा एम्फेसाइज करें और वो चीज ज्यादा अच्छे से डिस्कस करें। काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसमें मैक्सिमम वेटेज आपका टीएटी टेस्ट का होता है। तो राइट। आपको सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आपको वहीं पे करनी है। हमारा ऑब्जर्वेशन मैटर करता है। जैसे एक बंदा है हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, अगर उसके ऊपर चादर पूरी ढकी हुई है तो आपको समझना है कि वो डेड बॉडी है। अगर चादर नहीं ढक रही है तो अनकॉन्शियस पेशेंट है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। कोई राइट। ऑफिस का सीन है तो वहां पे अगर गवर्नमेंट ऑफिस है तो आपको पता चले एक ग्लोब रखा होगा, पीछे कोई मैप सा रखा होगा, वो गवर्नमेंट का ऑफिस हो जाएगा। अगर वहीं किसी प्राइवेट कंपनी का कॉर्पोरेट का ऑफिस होगा तो आपको वहां पे लैपटॉप दिखेगा, वाईफाई वगैरह दिखेगा। ये आपको डिफरेंस पता करना है, आपकी परसेप्शन आपका कैसा होना चाहिए। तो मैंने इन चीजों पे काफी फोकस किया। आपका परसेप्शन, आपको कनेक्ट करनी है स्टोरीज। और उसके अलावा फिर जैसे आपका जो हीरो होता है उसके पास थोड़ी पावर होनी चाहिए। कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप, उसको जो बना रहे हैं ना उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो इतने एक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गांव छोटे से फार्मिंग बैकग्राउंड का सीन होता है, हो गया तो फार्मिंग बैकग्राउंड या रूरल बैकग्राउंड है तो वहां पे जो जिसके पास पावर होती है तो वो सरपंच होता है या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो आपका अगर हीरो उस एज का लग रहा है, आपका मतलब जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, तो आप उससे कनेक्ट करके दिखाओ। फार्मिंग या रूरल बैकग्राउंड से रिलेटेड काफी स्टोरीज बन सकती हैं। इंश्योरेंस स्कीम का हो गया, इरिगेशन का हो गया, आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होती है एग्रीकल्चर वगैरह में, तो आप इनको यूज कर सकते हो। बट आप अब आपके हीरो के पास आपके उनके पास वो है, पावर है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको हीरो को जब चूज कर रहे हैं ना उसको अच्छे से वो यूटिलाइज करना है।
अभी एक जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, अभी हम्म, गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है कि आपको फार्मर्स को वो करना है, एनरोल करना है, मैक्सिमम फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए एनरोल करना है। तो उस राइट। टाइम पे आपके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, तो आपको एक्शंस पे ज्यादा फोकस रखना है। इसमें हम्म, सीधा ये नहीं है आपने पहले डिस्क्राइब कर दिया, उसके पास वो ऑर्डर आया गवर्नमेंट से और सीधा बीच में कुछ नाम कहानी लिख दिया और लास्ट में सीधा लिख दिया कि उसने एनरोल कर दिया। ये नहीं करना आपको, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। राइट। जैसे उसने पहले मीटिंग बुलाई, जो पंचायत समिति होती है उससे उन बंदों की उन्होंने मीटिंग बुलाई, डिस्कस किया कि हमें ऐसे ऐसे करके प्लान बनाया और हम्म, स्ट्रेटेजी बनाई। फिर हम्म, टीम बना ली और डिवाइड कर लिया कि हम इस गांव के बंदों को, इस वार्ड के बंदों को हम ब्रीफ देंगे, इस बंदों को ये बंदा ब्रीफ देगा। जो हम्म, फार्मर्स उनको ब्रीफिंग दी, जो उनको बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट इंश्योरेंस स्कीम के, वो उन्होंने बता दिए। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो आपने बताए। हम्म, ब्रीफ देने के बाद जब एक कैंप लगा दिया या टाइमिंग बता दी कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप इस यहाँ पे इस बिल्डिंग में आप आ जाइए, आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपने वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड वगैरह कर दी। वाह। किसी कुछ कुछ बंदों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो आपने वो रिजोल्व कर दिए। ये आपके एक्शंस हो रहे हैं, तो आपका वो है फोकस एक्शंस पे होना चाहिए। क्या क्या बंदा है आपका हीरो आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो राइट। मैक्सिमम ऐसा ही करना है। अब हाँ, तो मैंने बहुत सारे जो थीम्स हैं उनसे रिलेटेड स्टोरीज बना रही थी। एक बैकग्राउंड है, जैसे एक माउंटेन माउंटेन वगैरह का बैकग्राउंड है, तो राइट। उससे राइट। रिलेटेड आप कितनी कितनी थीम्स हो सकती हैं। एक जैसे माउंटेनियरिंग का हो सके, ट्रैकिंग वगैरह का हो गया, या बिल्कुल। वहाँ पे आप विंटर स्पोर्ट्स वगैरह का हो गया, हम्म, या मिनरल एक्सप्लोरेशन का हो गया। ये चार पांच थीम बन जाती है। तो हम्म, आप इन्हीं थीम से रिलेटेड आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ, है ना, हाँ, क्या क्या एक्शन हम वहां पे लिख सकते हैं। हम्म, और जहाँ पे जैसे आपके जब होता है, तो हम्म, जितना वहां पे अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है, वैसे अपनी स्टोरी को हल्का फुल्का मॉडिफाई कर लो आप लोग। बिल्कुल। और इसमें आप चैट जीपीटी की काफी हेल्प ले सकते हो। मैंने चैट जीपीटी से काफी यूज किया था। ओके। एक्शंस फॉर आप लिखोगे, एक्शंस फॉर माउंटेनिंग, तो बहुत सारे एक्शंस आ जाएंगे। कौन कौन से आपके लिए रेलेवेंट है वो आप उनके नोट्स बना लो, उनको रिवाइज करते रहो, आपके टेट ऐसे काफी इंप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। टीएटी के अंदर ना एक चीज मैं दीपक ऐड करना चाहूंगी। मैंने जनरली देखा है जब वो स्टोरी एंड होती है ना कहीं ये लोग भारत रत्न या परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये मेरे को सबसे गलत चीज लगती है। कोई भी कैंडिडेट करता है, आई मीन हम इसको बहुत न्यूट्रली भी स्टोरी को एंड कर सकते हैं। तो दैट इज वाज माय ऑब्जर्वेशन। नहीं, ये आपको ये अवार्ड वर्ड से तो ये आपको इग्नोर ही करना है। करना है आप वो बिल्कुल। आपका बंदा है उसको ये वो नहीं चाहिए, अवार्ड वगैरह नहीं चाहिए। आपका हम्म, काम सिर्फ एक्शन परफॉर्म करना है। दूसरा बिल्कुल। क्या होता है, कुछ लोग लिखते हैं कि जैसे आपके हीरो को तो टास्क दिया गया, इससे हम्म, अच्छा आप लिखोगे हीरो ने रिस्पॉन्सिबली वो टास्क लिया है। तो फर्क है हम्म, एक टास्क देने में, टास्क लेने में। तो आप बिल्कुल। ऐसे करके छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपका साइक काफी इंप्रूव हो जाएगा। हम्म। जी। तो अगर मैं एसआरटी, डब्ल्यूएटी, एसटी के बारे में बात करूँ तो उसके रिगार्डिंग आपने कैसे प्रिपेयर किया? WAT के लिए मैंने टेम्पलेट्स बना लिए थे। ओके। जो नटराजन सर की जो बुक है एसएसबी के लिए, ये हम्म, वाली बुक थी। तो राइट। इसमें 5 to 6 टेस्ट दिए हुए हैं WAT के। तो हम्म, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी वैट वाले आते हैं ना, मैक्सिमम इसी से आते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे के आएंगे कि सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता है। मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह से मैंने पूछा था। तो हार्डली 360 वर्ड्स इस बुक में दिए गए हैं। आप 360 वर्ड्स के एक वर्ड के आप तीन तीन चार चार सेंटेंस बना लो, और हम्म, उनको फिर आप कहीं नोट डाउन कर लो और उनका हम्म, रिवाइज करते रहो। जैसे एक वर्ड आ गया सिस्टम, आपने सिस्टम पे जो वैट बनेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच अवॉइड्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो ओके। आपने एक ये बनाया। अब हम्म, इसमें ओनली सिस्टम वर्ड आपका कवर नहीं हो रहा, सिस्टम वर्ड भी हो रहा है, अप्रोच वर्ड भी कवर हो रहा है, और हम्म, अगेंस्ट वर्ड भी कवर हो रहा है, ओड्स वर्ड भी कवर हो रहा है, हम्म, अगेंस्ट, ये सारे वर्ड्स कवर हो रहे हैं। तो आपको ये फोकस रहना है कि एक वर्ड एक सेंटेंस से कितने सारे आपके वैट कवर हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे करके आपको टेम्पलेट बना के रखने हैं, तो आपका वैट अच्छा हो जाएगा। हम्म, नेगेटिव वर्ड्स के लिए अलग टैकल करने के लिए आप नेगेटिव वर्ड के लिए और हम्म, 50-60 वर्ड्स के बना लो, पॉजिटिव वर्ड के बना लो, और हम्म, न्यूट्रल वर्ड के बना लो। ऐसे करके आपको नोट्स बना लेना, इस बुक से कवर हो जाते हैं। ठीक है। एसआरटी के लिए क्या होता है, एसआरटी में जो भी सिचुएशन दी होगी ना, आपका एंड गोल होना चाहिए कि वो जो टास्क आप कर रहे थे ना, परफॉर्म कर रहे, प्रॉब्लम कुछ भी आए, वो एंड गोल आपका कंप्लीट होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ लोग होते हैं कि कर दिया, जैसे एसएसबी के लिए जा रहा है और बैक हो गया उसका, हम्म, तो बैक के पीछे पड़ गया, एसएसबी भूल गया। एसएसबी तो आपको जाना ही जाना है। तो हम्म, आपका जब एंड करोगे वो सेंटेंस उसका हम्म, एसआरटी का, तो लिखना है कि रीच्ड एसएसबी सेंटर राइट। पॉजिटिवली या ऑन टाइम, ऐसे करके आपने राइट। रिपोर्ट करनी है या जो भी करना है वो तो आपको करना ही करना है। बट जो बिल्कुल। एक्शन आपका जो गोल है वो आपका होना ही होना चाहिए। राइट। और एसडीटी के लिए
जैसे उसमें आपका पेरेंट्स ओपिनियन हो गया, टीचर्स ओपिनियन हो गया। हम्म, तो जैसे पेरेंट्स ओपिनियन हो गया, तो उसमें आप चार अपनी क्वालिटीज बता दो और एक ऐसी बता दो जिसमें आपके पेरेंट्स इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो चार आप जो क्वालिटीज बता रहे हो, क्यों क्वालिटीज हैं आपकी? जैसे आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो रिस्पॉन्सिबल क्यों हो? कि मैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता हूँ। आप राइट। डिटर्मिनेड हो, आप कैसे डिटर्मिनेड हो? आप, मैंने जो भी डिसाइड किया मैंने लाइफ में वो अचीव किया है, एग्जाम्स अच्छे से क्वालिफाई करता हूँ, ऐसे बिल्कुल। करके। इंप्रूवमेंट में कुछ ज्यादा बड़ी मत दिखाओ, हल्का फुल्का बता दो। जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि ज्यादा खर्चा मत किया अगर, ये चलेगा आपको, तो राइट। ऐसे करके आप बता दो। हम्म, ऐसे टीचर्स वाले में, ऐसे फ्रेंड्स वाले में, जिसका कलीग है वो कलीग वाले में चार हम्म, चार क्वालिटीज बता दो, एक एक ऐसे बता दो जो इम्प्रूवमेंट का एरिया हो। ऐसे बिल्कुल। एसडी मैंने टैकल कर ली थी। ऑलराइट। दीपक, जो आपकी, लिटरली आई हैव टू से दैट, मतलब बहुत कम इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे, मतलब आई फील लाइक सेइंग इट, दैट जो आपको ऑब्जर्वेशन और जिस तरह से आप चीजें बता रहे हैं, तो वो काफी यूनिक है। तो मैं इंटरव्यू भी काफी डिटेल में डिस्कस करूंगी, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दीज इंटरव्यू। आई एम नॉट एन एस्पिरेंट, बट आई स्टिल डू जस्ट टू help anyone who is preparing. And the way you are sharing it, I can sense that you have really observed a lot of things. When it comes to personal interview, आपने कैसे प्रिपेयर किया, पहले मैं ये जानना चाहूंगी। किस तरह से आपने बाइफिरकेट किया पर्सनल इंटरव्यू को, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा गया? मैं दोनों चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगी। पर्सनल इंटरव्यू को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। मेरी ओके। पर्सनल डिटेल्स, जिसमें मेरी फैमिली की डिटेल्स आ गई। हम्म, फैमिली में मेरे में क्या इंप्रूवमेंट चाहती हम्म, है, लाइक्स डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ वीकनेस, फैमिली, पेरेंट्स के, हम्म, ब्रदर्स कजन्स, ये सब इनका हो गया। फिर राइट। आती है आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स। इसमें आप अपनी अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, कोई वर्किंग है तो कौन सी फील्ड में वर्किंग है, उसकी हम्म, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आपके बॉस आप में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपको वर्क प्लेस कैसा फील होता है। हम्म, आप ये हो गया। फिर आती है आपकी आर्मी से रिलेटेड डिटेल्स। अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आर्मी का, नेवी कर रहे हो, नेवी एयरफोर्स की, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम्म, उसकी डिटेल्स आपको डेप्थ में पता करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा आए वो प्रिपेयर्ड ही आए। हम्म, तो आपको 3 पार्ट में आपकी डिवाइड करनी है। तो मैंने डेडिकेटली 1 मंथ दिया था पूरा इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। 10 दिन दिए मैंने वाह, अपनी पर्सनल डिटेल्स के लिए। उस हम्म, 10 दिन में क्या किया मैंने, सिर्फ लिखना विखना कम किया। पहले अपने आप को जाना अंदर से कि मेरे ओके, अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है। जैसे मेरे स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन और हम्म, पंचुअलिटी, ये मेरे स्ट्रेंथ में मैंने मेंशन किया था। डिसिप्लिन कैसे है, तो मैंने सर को मेंशन किया कि सर मैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में डिसिप्लिन हूँ। बोले एक्सप्लेन करो। तो हम्म, उसमें ये था कि जैसे पर्सनल लाइफ में मेरे इमोशंस, थॉट्स, डिजायर्स, इन पर मेरा कंट्रोल है, मैं डिसिप्लिन, ये मेरा कंट्रोल है। हम्म, प्रोफेशनल लाइफ में मेरे रूल्स रेगुलेशंस जो है मेरे को, वो अच्छे से मैं फॉलो करता हूँ। ये डिसिप्लिन लाइफ हो गया मेरा। राइट, पंक्चुअल कैसे हो, तो सर मैंने सर को बताया, सर मैं 3R फॉर्मूला को फॉलो करता हूँ। फिर व्हाट हम्म, इज 3R? सर राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट रिंग। आपको जहां पे होना चाहिए राइट टाइम पे हो रहा है, जिस आपका रिग है मतलब यूनिफॉर्म वगैरह, तो वो उस पे आप पहुंचना चाहिए। तो हम्म, ये पंक्चुअलिटी का हो गया। ऐसे ऐसे करके आप पर्सनल डिट आप खुद पता करो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। बिल्कुल, आपने वो पता कर ली। हम्म, फैमिली से फोन करके पूछो, मम्मा से पूछो कि मम्मा मेरे आप क्या क्वालिटीज आपको पसंद आती हैं और हम्म, क्या नहीं आती है। ऐसे पापा से पूछो, सबसे आप पता करके लिखो, उनको नोट डाउन कर लो। आप बिल्कुल, नोट डाउन कर लोगे, आपके जब इंटरव्यू के लिए जाओगे या रिवीजन के लिए आप करोगे, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा वो चीज। हम्म, तो ऐसे करके मैंने पर्सनल डिटेल्स पता कर ली। प्रोफेशनल डिटेल्स में, जैसे मैं वर्किंग हूँ, मैं आर्म फोर्सेज में हूँ, तो हम्म, मैंने अपनी इंडियन नेवी से रिलेटेड सारी डिटेल्स पता कर ली। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ लिया कि सर आपको मेरे में अंदर क्या क्वालिटीज पसंद है, क्या हाँ, पसंद नहीं है, किस किस के में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मेरे हम्म, जितने भी बैचमेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे पूछ लिया आपको भाई क्या हम्म, पसंद नहीं है मेरे में क्या। ऐसे करके आप, ये आपका खुद का वो एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहे हो। ऐसा मैंने प्रोफेशनल डिटेल पता कर लिया। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इंडियन नेवी में, हम्म, तो उससे रिलेटेड मैंने डेटा कुछ कलेक्ट मतलब पढ़ लिया, या कैसे काम करता हूँ मैं, उससे मेरे को क्या क्या बेनिफिट होते हैं पर्सनल लाइफ में, ये कर लिया। फिर आते हैं हम आर्म फोर्सेज के रिलेटेड में। आर्म राइट, फोर्सेज में अगर आप रिपीटर हो तो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हो। अगर फ्रेशर हो तो ज्यादा पूछते नहीं, यही जनरली पूछ लेंगे कमांड वगैरह क्या है, और हम्म, ये आर्म कोर कौन कौन से हैं, ऐसे करके बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बट रिपीटर हो तो फिर आपको आर्म्स एम्युनिशन का पूछ लेंगे, हम्म, लेटेस्ट डिफेंस डील्स वगैरह का पूछ लेंगे, ऐसे करके पूछ लेते हैं। हम्म, तो वो अब मैं जैसे डिफेंस बैकग्राउंड से ऑलरेडी वर्किंग सर्विंग हूँ, तो मेरे को ज्यादा क्वेश्चन पूछने, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो हम्म, मैंने सारा डेप्थ में इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का, दोनों का अच्छा डेप्थ में प्रिपेयर करके गया था। ओके, फिर जब इंटरव्यू के आते हैं, तो इंटरव्यू मेरा चेस्ट नंबर 1 था। तो सबसे हम्म, साइक टेस्ट जैसे खत्म हुआ, 5 मिनट भी नहीं दिए थे, सीधा हम्म, इंटरव्यू रूम में मेरे को वो वहां पे भेज दिया था। ओके, वेट भी नहीं हुआ था, सीधा अंदर ही चला गया था। मैंने हम्म, विश किया, फिर हम्म, सर ने बोला आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो, मेरे को हम्म, कंफर्टेबल किया। फिर पहले उन्होंने स्टार्टिंग क्वेश्चन ये था कि आपने ट्रैवल कैसे करके आए हो मुंबई से यहाँ पे। हम्म, उन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पूछ लिया। तो आप ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में ये तो मत बताओ, जैसे
सर मैं तो 9 बजे उठ के वहां पे गया, ये गया। अब ये बताओ कि मैंने जर्नी को कैसे एंजॉय किया, मेरे हम्म। साथ साथ कौन कौन बंदे थे, उनसे मैंने क्या क्या नाइस। बातें की, वो कहाँ पे जा रहे थे, ऐसे करके। और हम्म। उसके बाद आप आ जाते हो, जनरली बंदा एक दिन पहले पहुंच जाता है या कुछ देर पहले पहुंच जाते हो। अब उस हम्म। टाइम पे पढ़ना वढ़ना छोड़ के आप थोड़ा बाहर घूमो, क्या क्या है उस प्लेस में, थोड़ा उसके बारे में जनरली पूछेंगे आपने कि यहाँ पे क्या क्या घूमा। तो हम्म। वो भी मेरे से पूछा था, तो मैंने बताया सर मैं यहाँ आया गया था। हम्म। उसके बाद फिर उन्होंने रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो हम्म। जनरली वो एक सीक्वेंस होता है। वो हम्म। नटराजन सर वाली बुक में दे रखा है, 7 से 8 CIQs है। हम्म। वो जब पूछते हैं तो एक CIQ, दो CIQ पूछते हैं, मेरे से सारे एकदम से पूछ लिए, 15 to 20 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। और ओके। मैं वहां पे भूल भी गया था। हम्म। मैंने 5 to 7 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए, बाकी मैं भूल गया था। फिर मैंने हम्म। सर से रिक्वेस्ट किया कि आप सर रिपीट कर दो। फिर हम्म। सर ने रिपीट कर दिए थे, और फिर हम्म। मैंने वो बता दिए थे। हम्म। फिर सर ने मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस पूछ ली, फैमिली से पूछा कि फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, बिल्कुल। नेबर्स के साथ कैसे हो गया, ये हम्म। भी। उसके बाद फिर मेरे रूटीन वाले क्वेश्चन पे आ गए, हम्म। तो क्या रूटीन रहता है ऑफ डेज, वीकेंड्स पे और वीकडेज पे, हाँ तो वो हाँ। बता दिया। अब जब रूटीन बता रहे हो आप, ये मत बहुत सर मैं मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, दिन में ड्यूटी कर ली, और शाम को पढ़ लिया, ऐसे मत बताओ। आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, सर मैं 6 बजे उठता हूँ, हम्म। 7 बजे मेरा ये काम रहता है, 8 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, 8 से 10:30 मेरा ये काम रहता है, बीच में टी का होता है, ब्रेक होता है, हम्म। 12:30 मैंने लंच किया, हम्म। 1 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने ऑफिस किया, फिर 6:30 से लेके पढ़ा। आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसे मेंशन करो, टाइमिंग विद मेंशन करो, तो काफी अच्छा रहेगा ये। तो हम्म। ऐसे मैंने वो मेंशन कर दिया था। उसके हम्म। बाद हल्का फुल्का पूछा था कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने कैसे, मैं उनको बताया कि मेरे सीनियर ऑफिसर ने काफी हेल्प की थी मेरी। तो उन्होंने नाइस। पूछा कि कैसे कैसे हेल्प की, तो मैंने बता दिया था कि सर जब ऑफ ड्यूटीज होती, जैसे हमारे वर्किंग आवर्स खत्म होते थे, तो हाँ। 10 to 15 मिनट्स मेरी डेली मेरे को थोड़ा बताते थे कि देख ये तेरे में वीकनेस है, इसको तो इम्प्रूव कर, ये एरिया है, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने मेरी ऐसे हेल्प की थी। हम्म। उसके बाद उन्होंने आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो ही पूछे, ज्यादा पूछे नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ आने वाले हैं, बट उन्होंने पूछा नहीं इतना। ओके। तो उन्होंने एक तो ये पूछा था कि कितने वो है, ग्रुप ग्रुप है आर्मी में, ग्रुप हम्म। इन द सेंस की विंग्स कितनी है। तो मैंने बता दिया सर कॉम्बैट है, कॉम्बैट सपोर्ट है, और सर्विस है। तो जब हम्म। मैं बता रहा था तो मैंने सब बताया, सर कॉम्बैट में 3 है, कॉम्बैट सपोर्ट में 5 है, और सर्विसेज में 16 है, 16 है, ऐसे करके। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है सर्विस वाले बताओ। तो हम्म। मैंने 10 बार एक साथ बता दिए, तो सर को समझ गया कि हाँ प्रिपेयर करके आया है। तो उसके बाद उन्हें आर्मी से रिलेटेड ज्यादा कुछ पूछा नहीं। हम्म। और लास्ट में फिर यही कुछ, आपको आपको कुछ पूछना है क्या, फिर मैंने बोला सर नो, नो सर थैंक यू। तो मैंने हम्म। 40 मिनट ही चला था, ज्यादा चला नहीं। फिर जैसे मैं बाहर आया था इंटरव्यू से, तो अब बाकी बंदों का तो था ही नहीं, पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो हम्म। मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मिलिट्री बैकग्राउंड से पूछेंगे, बट हम्म। वो पूछा नहीं। और जब हम्म। इंटरव्यू ऑफिसर थे, वो ऐसे लग रहे, सिर्फ उन्होंने नीचे ही देखा, कुछ लिख रहे थे, मेरी तरफ हम्म। उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वो इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरे को ओके। उस टाइम पे थोड़ा नर्वस हो गया कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे में। बट हम्म। जब बाकी बंदों का हुआ इंटरव्यू, तो उन्होंने भी सेम ही ऐसा एक्सपीरियंस किया कि वो सिर्फ नीचे ही देख रहे हैं। वो हम्म। डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो, तो हम्म। बोले कि नीचे ही देख रहे हैं और सेम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक तो है। फिर लगा कि हाँ फिर तो ठीक है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ चलो मेरा खराब तो नहीं हुआ, अच्छा ठीक ठाक हो गया, ऐसा करके। ये राइट। था इंटरव्यू ऑफ Deepak, I was just wondering one thing that, you mentioned yesterday that you used to watch the videos. And, अभी आप भी जो experience कर रहे हो, we are doing at 9 a.m. in the morning. Sometime it takes late night interviews and I'm trying to manage my work and this YouTube along with it. And I get a lovely messages. So I would really like to know, how was your experience watching the video? Does it really help you in any way? इट रियली हेल्प मी, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन के लिए, तो आपको हम्म। पता होना चाहिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो उसके हम्म। लिए आप मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं, या पॉडकास्ट, जैसे आप आपका चैनल, आप पॉडकास्ट करते हो, तो मैंने उस टाइम पे आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो मुझे पता लगेगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे अभी मेरी वीडियोस शायद किसी की हेल्प करे, वैसे आपकी जो पहले की वीडियोस थी, जो आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, तो मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ यहाँ प्रिपेयर करना है, ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। ओके। तो आपके चैनल ने बहुत हेल्प की थी, और बाकी मॉक इंटरव्यूज भी मैंने देखे थे, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी। तो हम्म। पता लग गया कि कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन से एरिया पे ज्यादा हार्ड वर्क करना है मेरे को। तो हम्म। मेरे को स्कोप ऑफ वर्क पता चल गया था वो। तो हम्म। फिर मैंने वहां पे अच्छा फोकस किया था। कई बार मुझे लगता है काफी ज्यादा मोनोटोनस डिस्कशन हो जाता है बिकॉज वही 5 दिन का प्रोसेस है, वही साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हर एक यूनिक स्टोरी होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एज अ होस्ट काफी सारी इंस्पिरेशन मिलती है। मेरी एसएसबी जब हुई थी, जब मेरी जर्नी खत्म हुई, तो मुझे इतना समझ में आया कि मेडिकल और मेरिट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
So after that, the reason of doing this interview is to aware people. Anyway, coming back to your story, and thank you so much for the feedback that you have given me. Deepak, अगर GTO के बारे में बात करें, there are 9 tasks. Each one is having its own importance, and I would really like to know which was your best task, which was among those 9 tasks, and along with that, कोई ऐसा task आपको लगता है जो काफी ज्यादा underrated है और yet it is very important in the GTO. So, what was your experience in GTO? जीटीओ में जैसे आपने मेंशन किया 9 टास्क होते हैं, तो स्टार्टिंग के तो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन एवरेज था बिकॉज वही कम्युनिकेशन वाला था, मैं इतना अच्छा था नहीं, तो बाकी लोग डोमिनेट कर भी रहे थे। बट मेरा जितना भी पार्टिसिपेशन किया मैंने विद फैक्ट्स के साथ किया, अच्छे अच्छे पॉइंट्स किए, तो जो पार्टिसिपेट किया वो अच्छा वाला ही किया था। बट ज्यादा देर नहीं बोला था। 4-5 पॉइंट हर एक डिस्कशन में किए थे, टोटल 3 डिस्कशन हुए थे, 2 तो अपने जीडी के टॉपिक हो गए, एक जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वाला था। आप जो बता रहे थे कि अंडररेटेड है, तो मैं सोचता हूँ ग्रुप प्लानिंग वाला है ना, वो बहुत मैटर करता है, लोग शायद उसे अवॉइड करते होंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था कि उसके लिए मैंने भी ज्यादा फोकस किया नहीं था स्टार्टिंग में, लास्ट के 10 to 15 डेज उस पर ज्यादा फोकस किया था। तो ग्रुप प्लान, एक ऑफिसर आपको आर्म फोर्सेस में बना रहे हैं, उसका मेन पर्पज ही है कि आप प्लान करो। आप अगर वॉर में जा रहे हो या पीस टाइम पे है, आपका मेन है कि आप प्लानिंग कैसे करते हो। तो वही आपको असेसमेंट, उसी असेसमेंट के लिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की गई है एसएसबी में। तो उस पे उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप अपना सॉल्यूशन लिखो, तो रिटर्न सॉल्यूशन सबसे ज्यादा मैटर करता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। तो आप सॉल्यूशन लिखो तो काफी अच्छा लिखो। जरूरी नहीं है 4 प्रॉब्लम दिए कि चारों के चारों कंप्लीट करो, 10 मिनट मिलते हैं, नहीं हो पाते, मेरे से भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। बट अगर आप एक भी सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो उसको अच्छा लिखो, आप विद टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट करके लिखो, आप रिसोर्सेज आप मेंशन करो, आपके कौन कौन से रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम को आप ग्रास्प करो, जब आप बताएंगे, आपको पढ़ने के लिए देते हैं, आप देखोगे, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम है क्या क्या, वो आपको करनी है। और अननेसेसरी केओस क्रिएट नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम छोटी दी है, उसको जानबूझ के एग्जीग्रेट नहीं करना है, और बड़ी इतना वो नहीं बनाना है उसको। राइट। रिटर्न सॉल्यूशन आपका बहुत मैटर करेगा। और ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे तो सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो हो सकता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म मत कर पाओ, नहीं कर पाओ, लेकिन जो रिटर्न सॉल्यूशन है वो आपके हाथ में है। जितना भी लिखो अच्छा लिखो, चाहे कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। ये तो था ग्रुप प्लानिंग से। बाकी मेरा बेस्ट मैंने परफॉर्म किया था पीजीटी में। मेरा अप्रोच, लोग क्या करते हैं, जैसे स्टार्ट ऐसे जीटीओ सर है, उन्होंने बता दिया ये आपके टास्क है, जो पीजीटी होता है उसमें 4 प्रॉब्लम्स आती हैं, 4 अलग अलग टास्क होते हैं, तो 4 प्रॉब्लम बताते हैं आपको। जैसे ब्रीफिंग दे दी, तो जैसे स्टार्ट बोलते हैं, लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो जाके फट्टा बली पकड़ लेते हैं, और जो बेचारे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो जाके लोड पकड़ लेते हैं। मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी। मैं क्या करता था, मैं चुपचाप जाके स्ट्रक्चर पे खड़ा हो जाता था। आप जब ब्रीफिंग दे रहे होते हैं ना, तो पहला वाला तो काफी इजी होता है, आपको पता लग जाता है कि ये दिखने में पता चल जाएगा। और बाकी जीटीओ की ट्रेनिंग मेरी आफा में काफी अच्छी हुई थी, तो मैंने काफी कुछ सीखा था वहां से। तो जैसे प्रॉब्लम दिख रही थी, मेरे को सोल्यूशन माइंड में चलने लग जाते थे प्रॉब्लम देखते ही। तो जैसे सर ने बोला, जीटीओ सर ने बोला कि स्टार्ट करो अपनी अपना, तो मैं जाके चुपचाप स्ट्रक्चर पे चढ़ जाता था, और फिर जो फट्टा बली जिन्होंने पकड़ रखा था उनको बोलता, भाई आप फट्टा बली मेरे को पकड़ा दो। तो उनको देना ही पड़ता, क्योंकि जीटीओ सर सामने खड़े हैं, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनका वो है, नेगेटिव मार्किंग है उनकी। तो फिर मैं फट्टा बली लेके और चुपचाप लगा देता था। प्लस में मेरा नेवी में वर्किंग हूँ, तो वहां पे क्या है, जो रोप हैंडलिंग है, रोप से रिलेटेड काफी हमारा काम पड़ता रहता है। तो मेरा रोप हैंडलिंग काफी अच्छी थी, तो इसने भी मेरी काफी हेल्प की वहां पे, रोप वगैरह टाई करने में, नोट वगैरह बांधने में वहां पे। और बाकी बाकी सारे टास्क भी अच्छे हुए थे। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस थी, वो तो होनी थी, मैं फिजिकल फिटनेस पे तो हमें फोकस रहता ही है हम लोगों का, तो वो मेरी काफी अच्छी हो गई थी। फिर सबसे मेमोरल था उसमें जो कमांड टास्क आता है। हमारे ग्रुप में 8 बंदे थे, 8 में से 6 बंदों ने मेरे को अपना सबॉर्डिनेट बुलाया था वहां पे। तो ये मेरे लिए काफी अच्छा था कि हाँ, कि सब बंदों को पता चल गया कि इसके जो रोप हैंडलिंग वगैरह अच्छी है, तो इसलिए मेरे को सबॉर्डिनेट बुला रहे थे वो। बाद में जीटीओ सर ने पूछा भी था कि आप ही को सब क्यों बुला रहे हैं, तो फिर मैंने बोला सर, हो सकता है कि रोप हैंडलिंग की वजह से बुला रहे हो ऐसे करके। तो बाकी ग्राउंड टास्क मेरे काफी अच्छे हो गए थे, बस वो एवरेज पार्टिसिपेशन था सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में। बाकी कमांड था, एफजीटी, हाफ ग्रुप टास्क सारे अच्छे हो गए थे मेरे। आपको कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ब्लैंक हो जाते हैं, काफी बंदे हो जाते हैं, बट आप काम माइंड से देखोगे तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका तो छोटा सा सोल्यूशन मिलेगा। बस आपको देखना है, नजर आपकी होनी चाहिए वो, आप मिल जाएगा, जैसे वो सोल्यूशन मिले फटाफट उसका इम्प्लीमेंट कर दो। राइट। यही मेरे वो था, अप्लाई किया था। ऑलराइट। दीपक, जब भी कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो उसके बाद ना एक टाइम होता है जहाँ पे सभी लोग एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कि रिकमेंडेशन नहीं होगा। एंड जिस तरह की आपकी जर्नी रही, तो क्या आपने अपना रिकमेंडेशन प्रोडिक्ट किया था? एंड जब आपका रिकमेंडेशन हो गया, तो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली?
जब डे 2 था हमारा, तो वहां पे इंटरव्यू का जैसे मैं था कि ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया, तब मैंने घर वहां पे कॉल की फैसिलिटी थी 17 एसएसबी बोर्ड में। तो ओके। मैंने घर पे बता दिया था कि मैं अगर 10 बंदे रिकमेंड होंगे तो हो सकता है मेरा हो जाएगा, ऐसा करके मैंने बताया था। तो घर वाले भी थोड़ा सोच रहे कि यार 10 तो नहीं करते, 5-7 बता रहा था पहले तो उस हम्म टाइम पे थोड़ा घर वाले भी थोड़ा ऐसे हो गए थे नर्वस से। बट हम्म जैसे डे 3 हुआ था, वहां पे जीटीओ के टास्क हुए थे, तो वो डे मेरा काफी अच्छा गया था। डे 4 भी बहुत अच्छा गया था। तब हम्म मैंने घर वालों को बता दिया आप टेंशन मत लो, मेरा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे को लगने लग गया था जीटीओ के टास्क कंप्लीट होते ही कि अगर इस बोर्ड से अगर एक भी बंदे का होगा ना, तो पहला बंदा तो मैं हूँ। और अरे। ये था कि वहां पे उस हम 5 बंदे रिकमेंड हुए थे, वहां पे पांचों में से ज्यादा मार्क्स भी मेरे ही आए थे। हम्म और जैसे कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई, बाकी टेस्ट में क्या हो रहा था, मेरा टेस्ट नंबर 1 था तो सबसे पहले मेरे को बुला रहे थे। जब हम्म, कॉन्फ्रेंस हुई तो उल्टा हो गया, पीछे से स्टार्ट कर दिया। अरे। तो हम्म वो थोड़ा वहां पे थोड़ा हो रहा था कि मैं बार बार वॉशरूम जा रहा था, बार बार घबराहट सी हो रही थी, हम्म, क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते हो आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए। बिल्कुल। जैसे कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई मेरी, 30 सेकंड ही चली थी कॉन्फ्रेंस। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे पूछे थे कि आप अपने ग्रुप में अपने आप को कहाँ पे रख रहे हो। तो हम्म मैंने बोला सर टॉप 1 या 2 में रख रहा हूँ मैं। तो हम्म बोला दूसरा बंदा कौन है, तो मैंने बताया चेस्ट नंबर 6 है। तो बोला वो क्यों है, बोल सर उसके मतलब ग्रुप डिस्कशन में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया था। बिल्कुल। और बोला तुमने उससे अच्छा कहाँ पार्टिसिपेट किया, तो मैंने बताया सर ये जितने पीजीटीवीटी है वहाँ पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, ग्रुप डिस्कशन उसका अच्छा था, ऐसे कंपेयर कराया था। और ये पूछा था कि आप अपने आप को 10 आउट ऑफ रेट करो, साइक टेस्ट में, हम्म इंटरव्यू में और जीटीओ में। तो फिर मैंने बता दिया कि सर 8.5 इंटरव्यू को दूंगा। तो बोला क्यों, तो सर मैं कुछ सीआईक्यू के क्वेश्चन भूल गया था। हम्म और फिर बोला साइक टेस्ट में, बोल सर 9 दूंगा। बोला क्यों, तो बोले सर एसआरटीज मेरी 45 हुई थी, 15 एसआरटी छूट गई थी, बाकी वैट पूरे कंप्लीट हो गए थे और टेट भी कंप्लीट हो गया था। और जीटीओ में अगेन मैंने अपने आप को 9 रेट किया था, हम्म बिकॉज बाकी सब अच्छा होता है ग्रुप डिस्कशन एवरेज पार्टिसिपेशन में। अगर हम्म आप अपने आप को वहाँ पे जेन्युइननेस दिखानी है आपको, अगर आपका अच्छा हुआ तो आप अच्छा बताओ, आपका इतना अच्छा नहीं हुआ तो उतना अच्छा बताओ, क्योंकि उनको तो पता है, उनके सामने तो आपके मार्क्स लिखे हैं। वहां पे अपने आप को ज्यादा बता दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है उस टाइम पे। तो जितना आपको लग रहा है उतना ही आप बताओ। बिल्कुल। जैसे ही मैं बाहर आया कॉन्फ्रेंस से, तो उसके 10 मिनट बाद तो वो हो ही गया था, रिजल्ट सुना ही दिया था उन्होंने। बाकी बंदे जिनका टेस्ट नंबर लास्ट में था, वो उन्होंने काफी वेट किया हम्म रिजल्ट के लिए, बट मेरा इतना वेट हो नहीं पाया था। हम्म और ये एक मिथ होता है कॉन्फ्रेंस में कि जिसकी ज्यादा लंबी कॉन्फ्रेंस चली उसका तो हो राइट। जाएगा, जिसकी नहीं चली उसका नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि जैसे अगर आपकी, या तो आप क्लियर कट इन हो तो आपकी कॉन्फ्रेंस नहीं चलने वाली, 30 सेकंड ही चलेगी, या आप क्लियर कट आउट हो तो भी आपकी 30 सेकंड ही चलने वाली है। जो बिल्कुल। बंदे डाउटफुल केसेस होते हैं, अगर उनका साइक अच्छा नहीं है तो उनको कॉन्फ्रेंस में साइक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जिसका हम्म जीटीओ अच्छा नहीं हुआ तो जीटीओ से रिलेटेड, या अगर जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछ लेंगे। बिल्कुल। इंटरव्यू में उसने थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के, अगर उनको लग रहा है इसका कर सकते हैं तो उसको इन कर देते हैं, ऐसे रहता है। Right. तो जब अनाउंसमेंट की तो पहला नंबर मेरा ही था, चेस्ट नंबर 1। तो बस वो उस टाइम पे तो ऐसा लग गया कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो चेस्ट नंबर 1 सुन गया। तो सर ने बोला भी था कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताना है, तो वो हम्म मैं भूल गया कि डेट ऑफ बर्थ भी बोलनी है। दीपक कुमार चेस्ट नंबर 1 सुना, दीपक कुमार बोल दिया, फिर वो भूल गया सब कुछ। ओके। बाद में मेरे को पता है, उन्हें साइड में जो इंस्ट्रक्टर थे, हम्म ये बोला था कि आप साइड में खड़े हो जाना है। वो सब कुछ काम नहीं करे, जैसे उन्होंने तो मेरे को साइड में पकड़ के साइड में खड़ा कर दिया। मुझे बाद में पता भी नहीं चला कि बाकी चेस्ट नंबर किस किस के बोले गए हैं। हम्म बाद में सब चले गए, तब आई रियलाइज कि 4 बंदे और हुए हैं। उस टाइम पे मैं खो गया था कंप्लीटली, क्योंकि एक हम्म आप सोल्जर से एक ऑफिसर बन रहे हो तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे वो फील कर रहा था। फिर मैंने सबसे पहले जैसे हमें फोन मिला, सबसे पहले मम्मा को कॉल किया। मम्मा मेरे से ज्यादा क्लोज है, पापा भी है बट ज्यादा टाइम स्पेंड मैंने मम्मा के साथ किया, तो वो ज्यादा क्लोज थे। बिल्कुल। और लास्ट कॉल भी उन्हीं का आया हुआ था, जब स्क्रीनिंग हम्म इन हुआ था तो उन्हीं का कॉल था, तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर था, तो मैंने सबसे पहले मम्मा को कॉल करके बता दिया। हो हम्म गया। तो फिर मम्मा ने बाकी जगह बता दिया था। हम्म तो फिर हमारा मेडिकल्स वेडिकल्स चले थे, तो ओटीए के अंदर सीट्स काफी है, तो पर ऑल इंडिया रैंक मेरिट के अंदर आपने 13 स्कोर किया है। तो मेरिट के टाइम पे भी मुझे जानना है कि फैमिली का क्या रहा, बिकॉज क्योंकि ऐसा मुझे लगता है दीपक, इट्स नॉट योर अलोन जर्नी। आपके साथ आपकी फैमिली भी काफी कुछ उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन रहता है इस चीज के अंदर। उनको बेसब्री से इंतजार रहता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो, बट उसके साथ साथ टॉप 13 में आना इट्स इटसेल्फ एन अचीवमेंट। तो उनका रिएक्शन क्या था? जब मेरा एग्जाम हुआ था ना, मेरा
छोटा भाई है, तो वो मेरे साथ ही आया था एग्जाम सेंटर पे। तो जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकला ना, तो मैंने उसको बोल दिया कि रैंक अच्छी आने वाली है। इतना अच्छा मेरा पेपर हुआ था काफी। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि अगर एसएसबी मेरा हो गया तो रैंक तो मेरी अच्छी आ जाएगी सर। राइट। और फिर एसएसबी भी मेरी अच्छी ही हुई थी। हम्म। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी जो मेरे क्लोज थे या फैमिली को बता दिया कि आप टेंशन मत लो, मेरिट की तो टेंशन लो ही मत, बाकी हम्म। रैंक रैंक मैं आपको दे दूंगा। हाँ और हाँ। जो जब वो पेज आता है, जो पीडीएफ आती है, उसके आपके फर्स्ट पेज में आपको रैंक मिल जाएगी, जो स्टार्टिंग के 1 से 20 होते हैं। तो ये मैंने बोला कि उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, हम्म। मैं थोड़ा टॉप टॉप 10 में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो 13 है, ठीक है, उससे भी खुश था। फिर हम्म। जैसे वो मेरिट का काफी दिनों से वेट कर रहे थे हम, मतलब हम्म। मैं छुट्टी पे घर पे ही था। तो हम्म। डेली मैं चेक करता था वेबसाइट, वो आ ही नहीं रही थी। और हम्म। जिस दिन, और जो हमारा ग्रुप बना था रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का, हम्म। उसमें लोग क्या कहते हैं, प्रीवियसली जो वो पीडीएफ थी ना मेरिट वाली, उसी को मॉडिफाई एडिट करके भेजते रहते थे। अरे। तो अभी जिस दिन आई, उस दिन पता भी नहीं चला कि सच में आ ही गई है। मैंने सोचा मजाक ही कर रहे हैं लोग। हम्म। बट फिर फाइनली बहुत सारे मैसेज आ रहे थे फटाफट, तो फिर मैंने सोचा आ गई। तो वेबसाइट चेक किया, तो वहाँ हम्म। पे देख रहा था तो 13 आ गई थी। तो हम सारे चिल्लाने लग गए थे, मम्मी थे, मैं था और छोटा भाई था। हम हम्म। चिल्लाने लग गए थे एकदम, अरे। 13 रैंक है। तो फिर पड़ोस में वो पूछा कि एकदम से, क्योंकि 7-8 बजे की बात है और अंधेरा काफी ज्यादा सर्दियों का था, तो हम्म। सब मोस्टली सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। उस राइट। टाइम में फिर पड़ोस में आके पूछने लगे, भाई चिल्ला क्यों रहे हो, क्या कुछ वो हो गया है क्या, ऐसा करके। तब उनको भी बताया, फिर हमने सेलिब्रेट किया, फायर क्रैक्स वगैरह किए, अरे वाह। क्रैकर वगैरह बस्ट किए थे। हम्म। ये एक्सपीरियंस था। फैमिली का जो सपोर्ट होता है, आपकी फैमिली, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है आपकी पूरी जर्नी में। ये सक्सेस मेरी अकेले की नहीं है, जो भी मेरी इस जर्नी में साथ है ना, सभी की सक्सेस वो उसका बराबर कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे मैं घर पे होता हूँ, तो फैमिली मैटर्स मेरे भाई हैंडल करता है, हम्म। तो उसका भी सपोर्ट रहता है। हम्म। मेरे फादर मदर को ये नहीं पता कि मेरी इनकम कितनी है। उनको रफ टफ आइडिया है कि इतने कमाता है, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि हमें इतने पैसे भेजो, ये करो। उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। और हम्म। जैसे हमारी साइड में क्या होता है, जैसे आपकी जॉब लग गई ना, 2-3 साल के अंदर आपकी शादी कर देते हैं। बट बिल्कुल। मैंने घर वालों को बोला कि नहीं, मेरे को अभी उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, सीडीएस वगैरह इसके लिए। उन्होंने फुल सपोर्ट किया। बाकी रिलेटिव्स का भी काफी प्रेशर आता है कि अभी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट राइट। नहीं, फैमिली ने पूरा स्टैंड किया इसके लिए, नहीं अभी इसको बनना है ऑफिसर, उसके बाद ही करेंगे। तो वो वाह। था। आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। आप हम्म। जब मेरे बैचमेट्स हो गए, कलीग्स हो गए। जब हम्म। आप मैं जब पढ़ाई कर रहा होता था, तो मेरे बैचमेट्स मेरे को वो, या जो कलीग्स हैं, कोई हम्म। छोटा मोटा काम हो या जो भी काम होता है, अगर मैं पढ़ रहा होता मेरे को डिस्टर्ब ही नहीं करते थे, वो खुद ही काम कर लेते थे। वो इन्होंने काफी सपोर्ट किया। मेरे डिविजनल ऑफिसर से, हम्म। उन्होंने डिविजनल ऑफिसर जो मेरे डिपार्टमेंट रेगुलेटर थे, संदीप सर एंड विवेक सर, उन्होंने भी काफी हेल्प की। उन्होंने फ्रीडम दे दी थी कि जहाँ पे तू कंफर्टेबल हो वैसी ड्यूटी कर ले, तो अपना फुल फोकस रख अपनी स्टडीज पे। जब वाह। जब तेरे को छुट्टी जाना है, वैसे 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 छुट्टी जा, अपनी छुट्टी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर ले, बस तू हम्म। निकाल ले। क्योंकि एक हम्म। ऐसा होता है ना कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए वो प्राइड वाला हो गया था, वो राइट। कर दिया था। तो आपका फ्रेंड सर्कल, ये सभी आपके लिए बहुत मैटर करता है। आपके जो पार्टनर्स वगैरह हो गए, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। कुछ का रिलेशनशिप वगैरह होता है। तो आपका जो रिलेशनशिप वगैरह भी होता है ना, तो वो आपका एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल। आपको मोटिवेट करता रहे। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है। ठीक। आपकी सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव थी दीपक। आपके कलीग से लेके आपके सीनियर ऑफिसर से लेके फैमिली से लेके हर चीज मुझे लगता है कि दे हैव रियली पुश्ड यू टुवर्ड्स गेटिंग द रिकमेंडेशन एंड फौज में फिर आप ऑफिसर की तरह ज्वाइन करें। वी हैव कम टू एंड दीपक एंड ये सेशन पता ही नहीं चला कैसे कैसे हम बात करते करते खत्म हो गया। पर एक चीज मैं हमेशा एक इंटरव्यू के बाद पूछती हूँ, योर मैसेज टू द एस्पिरेंट, बिकॉज सब लोग अपनी परेशानियों को या अपनी प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर मुझे लगता है कि आपका गोल बहुत क्लियर था। एक अटेम्प्ट है, इसमें करना है, रिकमेंडेशन भी लेना है और टॉप 10 मेरिट में आना है, जो जिस तरह से यू आर सो मच क्लियर अबाउट एवरीथिंग। सो मुझे ये था कि आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द एस्पिरेंट, बिकॉज नाउ यू आर ऑन द अदर साइड। सो एनी मैसेज यू वुड गिव दैट इज गोइंग टू हेल्प देम फॉर श्योर। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंशियली या फैमिली से रिलेटेड आती है। सबके राइट। लाइफ में आती है। लेकिन आप ये रखो कि जितना आपके प्रॉब्लम आ रही है ना, वो पॉजिटिव साइन है आपकी सक्सेस का। हम्म। आपको जितनी प्रॉब्लम आएंगे, आपको उतने ही एफर्ट्स ज्यादा लगाने होंगे। अगर किसी को ब्रीथ, जैसे हम नॉर्मली, हमें एयर नहीं आ रही, हमारे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही हमारे बॉडी को, तो आप देखिए लंग्स के मोमेंट बढ़ जाते हैं, फिर और हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है। वो हम्म। ज्यादा ट्राई करते हैं। तो हम्म। वैसे अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उतनी ज्यादा एफर्ट लगाओ उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आपकी पढ़ाई पे फुल फोकस रहो। हम्म। और एग्जाम के लिए आपको रिवीजन मस्ट है। रिवीजन और मॉक टेस्ट पे एकदम फुल्ली फोकस रखना है। अपनी हम्म। स्ट्रेटेजी ना, आपके पास 6 महीने बचे हैं, तो 5 महीने में अपने पूरे सिलेबस को दूंगा, लास्ट का 1 मंथ बचेगा पूरा रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह के लिए दूंगा। ये आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट। और
मेरा तो ठीक है, मेरा लक भी काफी अच्छा था। मतलब मेरे सराउंडिंग मेरी काफी अच्छी थी, बोर्ड भी काफी अच्छा था, सब अच्छा था। बट हर किसी के साथ नहीं हो सकता, कुछ बंदे होते हैं जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरा एक फ्रेंड था जो सीडीएस ओटीए के लिए कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, बट थोड़े दिन बाद उसका जो टीजीसी एंट्री है उसमें उसका रिकमेंडेशन हो गया। अभी वो उसका परमानेंट कमीशन भी है, प्लस में टेक टेक ऑफिसर भी रहेगा वो, तो उसका उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ही हुआ। तो एक आप डरो मत या नर्वस मत हो कि अगर इस बार कॉन्फ्रेंस आउट, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो हम्म। एक पॉजिटिव आउटलुक रखना अपनी लाइफ को लेके। जब मैंने भी नेवी ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि मैंने शायद अपने टैलेंट के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं दिया पूरा। बट वो नेवी में ज्वाइन किया, मैंने अपने ऑफिसर से सीखा कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी चाहिए होती है, और वो काम आया, और मैंने अपना पॉजिटिव आउटलुक रखा, और फिर मैंने यहाँ पे पहुंच गया। Right. Deepak, I wish you all the very best and thank you so much for joining me for this interview because now you have to travel also in the daytime and हम आपने इस इंटरव्यू के लिए भी टाइम मैनेज किया। आई एम सो हैप्पी दैट वी डिड हम्म। इट एंड जिस तरह की आपकी आउटपुट्स आपने इस इंटरव्यू में दी है मुझे सच में लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे एंड पीपल विल डेफिनेटली ट्रबल यू बाय कॉलिंग आफ्टर दिस इंटरव्यू फॉर श्योर। आई वुड लाइक टू गाइड अदर्स। ऑलराइट, बाय बाय। ओके, बाय मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.